तो बच्चों, हमारी इस लॉ की जर्नी का आज हम सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जो है कंपनीज एक्ट 2013। मैंने इस पार्ट को सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए कहा है बच्चों, क्योंकि कंपनीज एक्ट अपने आप में एक ऐसा एक्ट है कि अगर आप कंपनीज एक्ट के एक्सपर्ट हो ना, अगर आपको एक एक सेक्शन, एक एक पॉइंट कंपनीज एक्ट का आता है, तो पूरी लाइफ सिर्फ कंपनीज एक्ट आपका पेट भर सकता है। सिर्फ कंपनीज एक्ट के एक्सपर्ट, सिर्फ कंपनीज एक्ट, और कुछ नहीं आता आपको, सिर्फ कंपनीज एक्ट की एक एक चीज आती है, तो भी आप इतना अच्छा अर्निंग पोजीशन जनरेट कर लोगे अपने लिए, इतनी अच्छी पोजीशन जनरेट कर लोगे कि आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मार्केट में इतनी वैल्यू और इंपॉर्टेंस है इस एक्ट की। इससे जुड़े इंटरप्रिटेशंस, इससे जुड़ी एनुअल फाइलिंग्स, इससे जुड़े केसेस जो एनसीएलटी में लड़े जाते हैं, हर जगह पैसा ही पैसा है। हर कोई इसको लेकर कंफ्यूज है। सिर्फ कंपनीज एक्ट के बारे में ब्लॉगिंग चालू कर दो ना आप, जो इसके सेक्शंस में कंफ्यूजन है इनको लेकर ब्लॉगिंग करने लगो, सिर्फ उसमें भी आपको इतना पैसा मिल जाएगा। तो इन शॉर्ट बच्चों, ये समझ लो, ये एक्ट आपको पढ़ना नहीं है, इस एक्ट को नसों में भर लो, अपनी खोल के पी जाओ। यही एक्ट सब कुछ है हमारे इस सिलेबस का, कंपनीज एक्ट 2013। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं इस एक्ट की, कंपनीज एक्ट 2013 की। मैं आपको दोबारा ये नहीं बता रहा कि एक्ट कैसे बनाया जाता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी पिछले क्लासेस में, पिछले जब मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट करा था, तब मैं एक्ट बनाना सिखा चुका हूं। वही सेम प्रोसीजर कंपनीज एक्ट 2013 पर भी लगता है। तो इसलिए मैं एक्ट को बनाना नहीं सिखा रहा हूं, एक्ट की डेफिनेशन नहीं बता रहा हूं, ये आप ऑलरेडी समझ चुके हो मुझसे पहले के सेक्शंस में। सीधा हम कंपनीज एक्ट पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, एक एक पॉइंट, एक एक चीज इसकी समझते चलना। बच्चों, सबसे पहले तो इसकी एक चीज पढ़ो कि कंपनीज एक्ट कहां कहां और कब एप्लीकेबल होना चालू हुआ था, यानी कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो बच्चों, कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है, जैसा कि आप जानते ही हो, फिर भी एक बार नोट्स के लिए लिखना जरूरी है। एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, और इसमें कोई दोहराई नहीं कि भैया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। सर, ये किस दिन से लगना चालू हुआ था? बच्चों, ये आप जैसा कि जानते हो, आपने पढ़ा होगा या आपने इस चीज को न्यूज में देखा होगा कि भाई कंपनीज एक्ट 2013 बहुत ही रिसेंट एक्ट है। इससे पहले जो एक्ट चल रहा था वो कंपनीज एक्ट 1956 चल रहा था। तो देखो कितने लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद हमने कंपनीज एक्ट 2013 लाए हैं, मतलब इस एक्ट में अमेंडमेंट लाए हैं। तो ये एप्लीकेबल हुआ, एप्लीकेबल होना चालू हुआ विद इफेक्ट फ्रॉम, आई गेस आपको WEF तो पता ही होगा, विद इफेक्ट फ्रॉम 12 सितंबर 2013। 12 सितंबर 2013 से ये एक्ट देश में लगना चालू हुआ था, इसकी एप्लीकेबिलिटी आ गई थी। तो बच्चों, ये फुली नहीं लगा था, पार्शली लगा था। पार्शली का मतलब, एक्ट की जब एप्लीकेबिलिटी आई तो कुछ सेक्शंस, ओनली फ्यू सेक्शंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 वर एप्लीकेबल। सिर्फ कुछ सेक्शंस 2013 से लगने चालू हुए और बाकी सेक्शन टाइम टू टाइम एप्लीकेबल करे गए। क्या बात समझ में आती है? 2013 में सिर्फ पार्शियल सेक्शंस लगने चालू हुए थे। उसके बाद अगली एप्लीकेबिलिटी जो बाकी सेक्शंस की आई वो 1 अप्रैल 2014 को आई, फिर उसके बाद आई। मतलब पार्शियली ये एक्ट को एप्लीकेबल करा गया। ठीक है जी। तो पार्शियल एप्लीकेबिलिटी हुई और पार्शियली चलता था 1956, यानी 2013 के टाइम दो चल रहे थे। जो 2013 का एप्लीकेबल हो गया वो, बाकी बचा हुआ 19। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट डाउन कर लो। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, इसको नोट डाउन कर लो। चले बच्चों आगे, चलो। अच्छा, ये बात बताती कौन सी है ये भी लिख लो, यहाँ पे हम सेक्शंस भी पढ़ते हुए चलेंगे। सेक्शन 1, सेक्शन 1 क्या बताता है? एप्लीकेबिलिटी।
सेक्शन 1 एप्लीकेबिलिटी। चलते हैं आगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन बच्चों, डेफिनेशन ऑफ कंपनीज, अगर मैं आपको एक्ट की डेफिनेशन बताऊंगा ना तो आपको समझ ही नहीं आएगा कंपनी होती है। देखिए ना, एक्ट में क्या डेफिनेशन दी हुई है। एक्ट में डेफिनेशन दी है सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर। क्या कहा है इन्होंने कि भैया कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड। अच्छा, यहां कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड वर्ड बार बार यूज होगा। इनकॉर्पोरेटेड वर्ड का फर्स्ट एंड लास्ट टाइम आपको मीनिंग बता देता हूं। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है रजिस्टर्ड। पूरे इस कंपनीज एक्ट में कम से कम 50 बार ये वर्ड यूज होगा, तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा, एक बार समझ लो। इनकॉर्पोरेटेड मीन्स रजिस्टर्ड। तो सेक्शन 2 क्लॉज 20 क्या कहता है? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, मतलब जो 2013 वाला चल रहा है, और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। सर क्या मतलब है इसका? भाई इजी सा मतलब है, मान लो कोई एक्स वाई जेड लिमिटेड है और ये कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, रजिस्टर्ड अंडर 2013। क्या इसे आप कंपनी मानोगे? यस सर, ये कंपनी है, कंपनी इसकी डेफिनेशन में आ रही है। अच्छा, मान लो कोई ए बी सी लिमिटेड, ये कंपनी रजिस्टर्ड हुई आज से 30 साल पहले, रजिस्टर्ड अंडर 1956। तो ऑब्वियस सी बात है 1956 वाला एक्ट चल रहा था, वहां हुई होगी। क्या इस कंपनी को भी कंपनी मानोगे? यस, यही तो कह रहा है, चाहे इस एक्ट में हुई हो या प्रीवियस लॉ के अंडर हुई हो, दोनों को ही कंपनी माना जाएगा। अच्छा, इससे पहले क्या था? इससे पहले ले लो, मान लो कंपनी का नाम ले लेते हैं शर्मा लिमिटेड। मान लो ये कंपनी आज से 100 साल पहले रजिस्टर्ड हुई है। 100 साल पहले तो 1956 भी नहीं था। ये रजिस्टर्ड हुई, रजिस्टर्ड अंडर 1913। इससे पहले था 1913 कंपनी एक्ट। यहाँ पे भी कंपनी मानेगी? भाई ऑब्वियस सी बात है ना सर, जो कंपनी पहले के लॉ में रजिस्टर्ड चली आ रही है उसको दोबारा इनकॉर्पोरेशन करवाने के लिए थोड़ी ना कहेंगे कि आप लोग दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाओ, दोबारा इनकॉर्पोरेशन करवाओ न्यू एक्ट के अकॉर्डिंग। नो नो नो, आप पुराने एक्ट में भी रजिस्टर्ड हो तो आपको कंपनी माना जाएगा, बस आपके ऊपर नए वाले प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे, आपको नए एक्ट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। डेफिनेशन समझ आई? मैं अभी सिर्फ डेफिनेशन समझा रहा हूं, मैं कंपनी का मतलब नहीं समझा रहा, मैं सिर्फ कंपनीज एक्ट की दी हुई डेफिनेशन समझा रहा हूं जो लॉ में दी हुई है। किस सेक्शन में दी हुई है? 2 क्लॉज 20। फटाफट देखो इसे। ये डेफिनेशन कंपनीज एक्ट के अंदर दी हुई है, भगवान जाने क्यों दी हुई है, दी हुई है बस। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे। अब आप एक्चुअल में देखो, एक्चुअल में अगर बात करी जाए, इस डेफिनेशन से कुछ क्लियर नहीं होता। एक्चुअल में बात करी जाए तो कंपनी होती क्या है ये बताओ सर। कंपनी होती क्या है ये बताओ सर। बच्चों बिल्कुल ध्यान से देखना, मैं आपको कंपनी का बिल्कुल एक लेमैन की लैंग्वेज में मतलब समझा रहा हूं, बिल्कुल लेमैन, कि बच्चा भी इसे समझ जाएगा। बच्चों सबसे पहले तो ये बात समझो कि कंपनी ना एक बिजनेस एंटिटी है। बिजनेस एंटिटी क्या होता है सर? बिजनेस करने की एंटिटी। बिजनेस करने की एंटिटी, जैसे कि बच्चों आपने 11th-12th में पढ़ा होगा सर, पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं, एक बिजनेस एंटिटी है, लोग बिजनेस करने के लिए पार्टनरशिप फर्म्स बनाते हैं। सर एलएलपी होती हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। और क्या होती है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये भी सर कोई बिजनेस एंटिटी होती है, बिल्कुल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसके अलावा सर छोटे मोटे बिजनेसेस सोल प्रोप्राइटर में रन करते हैं। तो ये सारी क्या है?
बिजनेस एंटिटीज, बिजनेस करने की एंटिटीज सारी क्या है, बिजनेस एंटिटीज। हम कंपनी बना रहे हैं एक बिजनेस करने के लिए, कोई बिजनेस एंटिटी को क्रिएट कर रहे हैं। और कंपनी ही क्यों बनाए, क्योंकि बच्चों ये मोस्ट इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। अगर आप बात करो तो सबसे ज्यादा रिकॉग्निशन किसे दिया जाता है, तो भैया सबसे ज्यादा रिकॉग्निशन है कंपनी का। मोस्ट इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड कॉन्सेप्ट है। क्या बात समझ में आती है? इंटरनेशनली लिखना था, छवाई मैंने जीवी बनाया। क्या बात समझ में आती है? मोस्ट इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड कॉन्सेप्ट है हमारा क्या, कंपनी। होता क्या है भाई, चीज समझना, एक्चुअल में कंपनी होती क्या है। कोई मिस्टर ए है, इनके पास कोई बिजनेस आइडिया है, समझते रहना आप, इनके पास क्या है, बिजनेस आइडिया है। बट एक ऐसा बिजनेस आइडिया जिसके अंदर बहुत सारा फंड चाहिए, ह्यूज फंड्स, हाई फंड्स की डिमांड है यहाँ पे। अब मिस्टर ए के पास तो बिजनेस आइडिया, पैसा नहीं है, क्या करें। तो मिस्टर ए मार्केट में गए और मार्केट में लोगों को अपना बिजनेस आइडिया बताया। मार्केट में अपना बिजनेस आइडिया बताया, किसको, जनरल पब्लिक को, सबको अपना बिजनेस आइडिया बताया कि भाई मेरा ये बिजनेस आइडिया है, मैं कल ये करूंगा, ये करूंगा, मेरे पास पैसा नहीं है, आप लोग मुझे पैसा दो, मैं आपको उस पैसे से पैसा कमा के आपको दूंगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ मेरे ऊपर भरोसा कर मुझ पर इन्वेस्ट करना है। अब भाई कोई किसी पर पैसा क्यों लगाएगा, जिनके पास है, जो भरोसा करते हैं वो लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे। तो हमने एक मार्केट में ऑफर करा कि भैया मेरे पास ये बिजनेस आइडिया है, जो जो हमारे साथ काम करने में इंटरेस्टेड है, हमें पैसा दो, काम हम करेंगे, हम जब पैसा कमाएंगे उसका डिविडेंड, उसका प्रॉफिट आपको बांटेंगे। जनरल पब्लिक में से लोग इसके आइडिया पर क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। जो जो इनके आइडियाज पर इन्वेस्ट करेगा, हम उनको शेयर होल्डर्स मान के चलते हैं अभी। हालांकि बच्चों कंपनी, आपको भी पता है, डिबेंचर्स भी इशू कर सकती है, डिपॉजिट्स भी ले सकते हैं, हम शेयर होल्डर्स का कॉन्सेप्ट मान के चलेंगे। तो जो लोग आपकी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं, आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको हम बोलेंगे शेयर होल्डर्स, यानी कि ये लोग कंपनी के असली मालिक हैं। आप भी जानते, असली मालिक तो कौन है कंपनी के, ये लोग हैं, जिन्होंने, भाई जिनका बिजनेस में पैसा लगा हुआ है वही तो कंपनी के मालिक हैं, बिल्कुल। तो इन लोगों ने कंपनी में पैसा लगाया, दीज आर कॉल्ड ओनर्स ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर्स। अब शेयर होल्डर्स कहेंगे भैया जब पैसा हम लगा रहे हैं तो बिजनेस भी तो हम ही रन करेंगे। ये कहेगा बिल्कुल सही है, बिजनेस भी आप ही रन करोगे, आइडिया मेरा है, बट इसको रन कैसे करना है आप मुझे गाइड करोगे। अब आप सोचो, मान लो मैंने पूरी इंडिया में इशू करे हैं शेयर, तो पूरी इंडिया के शेयर होल्डर्स के पास शेयर्स हैं। तो हम सारे शेयर होल्डर्स को बार बार तो कांटेक्ट नहीं कर सकते बिजनेस करने के लिए, बार बार उनसे पूछे भाई मैं आज ये करने वाला हूं, करूं कि ना करूं, आज मैं ये करने वाला हूं, लाखों शेयर होल्डर्स हैं। तो ए ने कहा कि भाई ऐसा करो, हर चीज के लिए आप तो नहीं आ सकते, आप कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट कर दो, इलेक्ट योर रिप्रेजेंटेटिव्स। आप कुछ रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट कर दो, जिनको हम लीगली बोलेंगे डायरेक्टर्स। क्या बोलेंगे, लीगली डायरेक्टर्स। और ये लोग, ये डायरेक्टर्स इस बिजनेस को रन करेंगे। हाँ, जब कभी हमें आपकी फिर से कोई बिजनेस आइडिया की जरूरत होगी, बिजनेस एडवाइस की जरूरत होगी, हम आपके लिए मीटिंग्स अरेंज करेंगे, मीटिंग्स के लिए आएंगे शेयर होल्डर्स। क्या बात समझ में आती है? बट हाँ, छोटे मोटे डिसीजंस के लिए, बिजनेस को डेली रन करने के लिए कौन इलेक्ट कर दो, डायरेक्टर्स। क्या बात समझ में आती है? तो आप ये मान के मत चलना कि सर ए ने ये कंपनी का आइडिया परसीव करा है तो ए इसका ओनर है। नो, ओनर शेयर होल्डर्स है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है सर, कुछ पैसा तो ए ने भी लगाया होगा, तो कुछ पैसे का शेयर होल्डर तो ए भी बनेगा। ये भी बिल्कुल सही बात है, कुछ पैसा तो मैंने भी लगाया ना सर, तो मैं भी तो शेयर होल्डर हूं। हाँ, और ये भी मैं मान के चलूंगा कि सर ऑब्वियस सी बात है, मैं ज्यादा पैसा लगाऊंगा ताकि मेरा कंपनी में मालिकाना हक और सबसे ज्यादा हो। जैसे कि हम मुकेश अंबानी जी को रिलायंस का ओनर क्यों कहते हैं, जबकि अमन गुप्ता ने भी, मैंने भी रिलायंस के शेयर्स खरीद रखे हैं, बट आप मुझे तो ओनर नहीं कहते। हम इसलिए उसको ओनर कह रहे हैं
क्योंकि मुकेश अंबानी जी के पास ज्यादा शेयर होल्डिंग है मेरे से, उनके पास मालिकाना हक ज्यादा है मेरे से, हालांकि मैं भी ओनर हूं, बट मेरे से ज्यादा मालिकाना हक उनके पास है। उनके पास 30% शेयर है, मेरे पास तो 1% भी नहीं है, 1% शेयर भी नहीं है मेरे पास, तो 0.000001 करके कुछ परसेंटेज होगी। तो क्या आपको कंपनी का कॉन्सेप्ट समझ आया? हम क्या करते हैं, जिस पर्सन के पास बिजनेस आइडिया है वो मार्केट से लोगों से पैसा मंगाता है, उस पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट करता है और उन लोगों से कहता है कि आप मुझे रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करके दो, डायरेक्टर्स दो, जो कि इस बिजनेस को रन करेंगे। हम सब ओनर्स हैं जो इस बिजनेस से प्रॉफिट कमाएंगे, जो इस बिजनेस से क्या कमाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। उस प्रॉफिट को मैं आप सबको डिविडेंड के रूप में बांट दूंगा। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? यानी कि हम पैसा लगाएंगे, काम आप लोग करोगे, काम गिने चुने 15-20 लोग करेंगे जिनको हम डायरेक्टर्स बोलते हैं। ये डायरेक्टर्स क्या होते हैं, कैसे इलेक्ट होते हैं, कब इलेक्ट होते हैं, सारी चीजें पढ़नी है। शेयर होल्डर्स भी कई टाइप्स के होते हैं बच्चों, इक्विटी, प्रेफरेंस, प्रेफरेंस विद डीवीआर, हमें सब पढ़ना है कि ये कौन कौन से शेयर होल्डर्स कैसे कैसे हो सकते हैं। डिविडेंड भी कुछ टाइप से डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसका भी डिस्ट्रीब्यूट करने का एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि हमने 1 लाख रुपए कमाया और भैया पर्ची लगा के बांट दिया, लो जी ना, प्रॉपर प्रोसेस है। इन सब चीजों को रेगुलेट करने के लिए जो एक्ट है उसे बोलते हैं कंपनीज एक्ट 2013। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? तो अब ध्यान से देखना, ये तो एक कंपनीज की जो मैंने डेफिनेशन पढ़ाई थी, ये तो एक एक्ट की डेफिनेशन, दी हुई डेफिनेशन, स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो लॉ ने दे रखी है। इसके अलावा कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन पढ़ो तो भाई कंपनीज एक्ट की कई डेफिनेशन ऑथर्स ने भी दे रखी है। ऑथर्स डेफिनेशन ये पेपर में नहीं आती चीजें बच्चों, बट एक बार आज और कल की क्लास, 2-3 दिन की क्लास जो है हमारी बेसिक्स पर चलेगी, उसके बाद एक बार कंपनी का बेस बन जाएगा, फिर हम सेक्शंस पर मूव कर जाएंगे। ऑथर्स की डेफिनेशन पेपर में नहीं पूछ रहा आपसे, समझने के लिए। जैसे कि बच्चों ऑथर्स में एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी है मिस्टर लिंडले। मिस्टर लिंडले, मिस्टर लिंडले ने क्या कहा है कि भैया कंपनी कुछ नहीं है, कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस, कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस। और आप बताना क्या इनकी बात गलत है? सर बिल्कुल सही है, हमने भी तो यही पढ़ा। कंपनी एक्चुअल में क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्संस है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस है, बहुत सारे पर्संस, शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, सब लोगों का एसोसिएशन ऑफ पर्संस, जो लोग क्या करते हैं, हु कंट्रीब्यूट, जिन्होंने कंपनी में कंट्रीब्यूट करा है, हु कंट्रीब्यूट मनी और मनी इज वर्थ, मनी और मनी इज वर्थ टू अ कॉमन स्टॉक, टू अ कॉमन स्टॉक। सबने पैसे पैसे मिलाए, सबने खूब सारे पैसे मिलाए, जैसे कि जरूरी नहीं आपको लाखों करोड़ों रुपए चाहिए ना भाई, 200 रुपए का शेयर है, 200 रुपए का एक शेयर खरीद लो, आप कंपनी के ओनर हो। सोचो ना, 200 लोग 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ लोगों से ले लें, इंडिया की पॉपुलेशन 135 करोड़ एक्चुअल में, अगर 1 करोड़ बंदा भी एक कंपनी में इन्वेस्ट करता है, सिर्फ 200 रुपए, सिर्फ 200 रुपए कह रहा हूं बच्चों, आप भी इन्वेस्ट कर सकते हो, 200 रुपए तो आपके पास भी होंगे। तो सोचो, जो पर्सन बिजनेस आइडिया लाया है उसके पास 200 करोड़ रुपए हो गए। अगर मैं आज आपको भी 200 करोड़ रुपए दे दूं ना, तो मरे से मरा बंदा भी उसके अंदर से पैसा कमा के लोगों को बांट देगा। 200 करोड़ रुपीज छोटा छोटा मिला के एक बड़ा कॉमन स्टॉक बना लिया हमने, और इससे पैसा कमाएंगे, सबको बांटेंगे, हम भी कुछ सब कुछ। ऑब्वियस सी बात है, मैं ज्यादा खुश रहूंगा कि मैं मैनेज कर रहा हूँ चीजों को। अभी तो कह रहे हैं अंबानी जी ज्यादा खुश है, हम सब थोड़े परेशान है। अच्छा, ऐसी डेफिनेशन दी है मिस्टर मार्शल ने। मिस्टर मार्शल ने क्या कहा है कि भैया कंपनी क्या है, कंपनी, कंपनी इज अ पर्सन, कंपनी इज अ पर्सन आर्टिफिशियल, कोई नेचुरल पर्सन नहीं, जैसे आप और मैं नेचुरल पर्सन है,
क्या कंपनी नेचुरल पर्सन है? नो सर, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, उसको हमने बनाया है। कंपनी इज अ पर्सन आर्टिफिशियल, इनविजिबल। क्या कंपनी देखी जा सकती है? नो सर। इनटेंजिबल, क्या छुई जा सकती है? नो सर। एंड हैज एग्जिस्टेंस, और कंपनी की एग्जिस्टेंस जो है, एंड हैज एग्जिस्टेंस ओनली इन आईज ऑफ लॉ। कंपनी की जो एग्जिस्टेंस है सिर्फ आईज ऑफ लॉज में ही है और कहीं उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है। क्या बात समझ में आती है? ऑब्वियस सी बात है सर। और देखो, मिस्टर हैनी ने क्या कहा है? हैनी ने कहा कि भाई कंपनी इज अ इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। कंपनी क्या है? एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है। कंपनी इज अ इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन विच इज, देखो इसने भी सेम बात रिपीट करी है, विच इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। विच इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। इसने भी सेम बात ही बोली है। फटाफट देखो, क्या डेफिनेशन पेपर में आती हैं सर? कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 1% भी चांस नहीं है कि ये डेफिनेशन पेपर में आपके आ जाए। मतलब ही नहीं, सिर्फ हम कंपनीज को समझने के लिए डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं, पेपर में आने का इनका कोई चांस नहीं है, कतई भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो फटाफट आप ये चीज देखो। तो फिर से आपको बताया तो कंपनी है क्या, ध्यान से समझना। सबसे पहले तो हमने, एक सेकंड बच्चों, सबसे पहले तो हमने कंपनी की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन पढ़ी। मैंने आपको बताया कि कंपनी इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ और एग्जिस्टिंग कंपनी लॉ। दोनों लॉज में रजिस्टर्ड एंटिटी को कंपनी माना जाएगा। बट एक्चुअल में कंपनी क्या है? कंपनी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, डिफरेंट पर्सन का एसोसिएशन है जिन्होंने पैसा डाला है उस कंपनी में, ताकि उस कंपनी का पैसा है वो बिजनेस करे, वो बिजनेस करके प्रॉफिट कमाए और हमें डिविडेंड बांटे। क्या कंपनी कोई नेचुरल पर्सन है? नहीं सर, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है क्योंकि इसको हमने जनरेट करा है बाय रजिस्ट्रेशन। क्या कंपनी टेंजिबल है? नहीं सर, कंपनी इंटेंजिबल है। क्या कंपनी विजिबल है? नहीं सर, कंपनी इनविजिबल है। कंपनी की एग्जिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ लॉज के पास है। कंपनीज एक्ट के अंदर वो रजिस्टर्ड हुई है, तो कंपनीज की एग्जिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ लॉ में है और कहीं नहीं है। क्या बात समझ में आती है? चलो बच्चों आगे चलें। आगे आ जाओ जी। आगे है बच्चों कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कैरेक्टरिस्टिक्स कंपनी को और एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी समझना। पहला कैरेक्टरिस्टिक, मैंने पहले ही आपको बताया भाई, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। क्या कंपनी नेचुरल पर्सन है? नो सर, कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। इट इज क्रिएटेड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। लॉ में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही कंपनी का क्रिएशन होता है। इट इज क्रिएटेड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। हाँ, बट एक चीज याद रखना, ये आर्टिफिशियल के साथ साथ लीगल पर्सन भी है। आप खुद बताओ, जो चीज लॉ की नजरों में आ गई, जो चीज लॉ के रजिस्ट्रेशन से ही बनाई गई हो, क्या वो लीगल पर्सन नहीं है? बिल्कुल। यानी कि क्रिएटेड बाय लॉ ऑल्सो,
इट इज लीगल पर्सन एंड हैज सर्टेन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। बच्चों इसके पास अपने राइट्स हैं और अपनी ऑब्लिगेशंस हैं। जैसे कि एग्जांपल सुनना, मैंने क्या बताया, मान लो कोई मिस्टर ए हैं और मिस्टर ए ने किसी XYZ लिमिटेड नाम की कंपनी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, मान लो मैं आपको चेयर सप्लाई करूंगा, मैं आपको फर्नीचर सप्लाई करूंगा, फलाना कोई सा भी कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद इस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर दिया, तो भाई कंपनी के पास अपने राइट्स हैं। कंपनी के पास राइट्स हैं कि भाई वो ए के अगेंस्ट में कोर्ट में केस फाइल करेगी और अपने डैमेजेस की रिकवरी करेगी। यानी कंपनी के पास अपने राइट्स होते हैं और अपनी ऑब्लिगेशन भी होती है। ऑब्लिगेशन क्या है कि अगर ए ने वो काम करा, फर्नीचर सप्लाई करा, आपको जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट करा था, ए ने उसकी परफॉर्मेंस करी, तो XYZ लिमिटेड को पैसा पे करना पड़ेगा, उसकी ऑब्लिगेशन। कंपनी के पास अपने राइट्स हैं, अपनी ऑब्लिगेशंस हैं, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल एंड लीगल पर्सन है। उसको आर्टिफिशियली हमने क्रिएट करा है थ्रू रजिस्ट्रेशन इन कंपनीज एक्ट। अच्छा, फटाफट देख लो ये, कहीं यहां तक कोई डाउट? अच्छा, आगे आ जाओ। सबसे पहला हो गया आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। दूसरा, सब पहले तो आप ये मान लो, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस कैरेक्टरिस्टिक्स में भी ये सेपरेट लीगल एंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना। दूसरा पॉइंट है सेपरेट लीगल एंटिटी। बहुत ही बेहतरीन पॉइंट, समझना सेपरेट लीगल एंटिटी का पॉइंट कहता क्या है। बच्चों पहले इसके बारे में एक बात लिखो, ये कहता है कंपनी कंपनी इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट, कंपनी इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम द मेंबर्स हु कॉन्स्टिट्यूटेड। या फिर इतनी बड़ी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, फ्रॉम इट्स मेंबर्स भी काफी है। फ्रॉम इट्स मेंबर्स, मेंबर्स का मतलब अभी मान के चलो आप शेयर होल्डर्स, मेंबर्स का मतलब अभी मान के चलो शेयर होल्डर्स। क्या कह रहा है जी, कंपनी एक अलग, डिस्टिंक्ट और सेपरेट एंटिटी है फ्रॉम इट्स मेंबर्स। फ्रॉम इट्स मेंबर्स लिखो, इट हैज इट्स ओन नेम एंड सेपरेट लीगल स्टेटस। जैसा कि आपको पहले पॉइंट में बताया, इसका अपना एक नाम है, अपना एक लीगल स्टेटस है। समझना ये पॉइंट कहना क्या चाह रहा है, बिल्कुल ध्यान से समझना। हालांकि इसके ऊपर बच्चों इस सेशन में तो नहीं, नेक्स्ट सेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ कराऊंगा, और उस केस लॉ से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो केस लॉ एक स्टैंडर्ड और लैंडमार्क जजमेंट है इसके लिए, बट फिर भी एक छोटा सा एग्जांपल इसको समझने के लिए। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कि भाई कंपनी का अपना खुद का एक एग्जिस्टेंस है, खुद की एक वैल्यू है, वो अपने मेंबर्स से अलग है। आप ये नहीं कह सकते कि अगर कोई चीज कंपनी के अगेंस्ट में है तो वो मेंबर्स के अगेंस्ट में भी है ना। अगर आप कंपनी के अगेंस्ट में कुछ करना चाहते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेंबर्स के अगेंस्ट में भी अधिकारी हो जाते हो एक्शन लेने के। कंपनी का अपनी एक वैल्यू, अपना एक लीगल स्टेटस, अपनी एक एग्जिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल समझना, मान लो मिस्टर एक्स ने किसी ABC लिमिटेड को लोन दिया 1 करोड़ रुपए का, और आप भी जानते हो भाई कंपनी एक्चुअल में भले ही कंपनी की एग्जिस्टेंस हो, लीगल एंटिटी हो, कंपनी का अपना एक लीगल स्टेटस हो, बट कंपनी है तो आर्टिफिशियल पर्सन ही। कंपनी को चलाने वाले लोग तो अलग ही हैं। कंपनी को चलाता कौन है? कंपनी को दो लोग मिलकर चलाते हैं, उसके डायरेक्टर्स और मेंबर्स, वही शेयर होल्डर्स। ऑब्वियस ही बात है सर, ये लोन लिया होगा तो डायरेक्टर्स और मेंबर्स ने लिया होगा। और मान लो कंपनी कल को पैसा नहीं दे पा रही, किसी भी वजह से कंपनी का लॉस हो गया है और कंपनी ये पैसा नहीं दे पा रही, कंपनी पैसा नहीं दे पा रही, कंपनी का किसी वजह से बिजनेस में लॉस हो गया या कुछ भी कह लो,
कंपनी पैसा देने में असक्षम है। तो बताना एक्स कंपनी के अगेंस्ट में एक्शन लेगा या कंपनी में काम करने वाले डायरेक्टर्स और मेंबर्स के अगेंस्ट में, किसके अगेंस्ट में एक्शन लेगा? बच्चों मिस्टर एक्स सिर्फ और सिर्फ किसके अगेंस्ट में एक्शन ले सकता है? कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट कंपनी, अगेंस्ट कंपनी ओनली। क्यों भाई? लॉ कहता है कि कंपनी और उसके मेंबर्स जो है ना, कंपनी और उसके जो मेंबर्स हैं, कंपनी जो उसके डायरेक्टर्स हैं, भले ही कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और उसके मेंबर्स ही उस कंपनी को चला रहे हैं, बट फिर भी इन दोनों के बीच में एक पर्दा है। इन दोनों के बीच में क्या है? एक पर्दा। क्या है ये? एक पर्दा। इस पर्दे को इंग्लिश में कहते हैं वेल। इन दोनों के बीच में कॉर्पोरेट वेल है। क्या बोलते हैं इसे? कॉर्पोरेट वेल है। क्या बोलते हैं इसे? कॉर्पोरेट वेल। मतलब कंपनी के अगेंस्ट में कोई एक्शन लोगे तो वो कंपनी ही उसके लिए लायबल है, ना कि उसके डायरेक्टर्स और मेंबर्स। डायरेक्टर्स और मेंबर्स इस एक्शन से सेफ हैं, इनकी कोई गलती नहीं है। आप कल को ये कहो कि मैं तो इन डायरेक्टर्स और मेंबर्स को जेल के पीछे देखना चाहता हूं, इन्होंने मेरे से पैसा लिया है, मैं इनके घर को से पैसा लेना चाहता हूं, कंपनी आपको, लॉ आपको ये बात अलाउ नहीं करेगी। आप सिर्फ इस कंपनी की असेट्स में से अपना पैसा रिकवर कर सकते हो, आप डायरेक्टर्स मेंबर्स को कुछ नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि कंपनी हैज इट्स सेपरेट लीगल एंटिटी एंड हैज कॉर्पोरेट वेल बिटवीन इट्स मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स व्हिच मेक मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स सेफ फ्रॉम एनी एक्शन फ्रॉम द आउटसाइडर्स। क्या बात समझ में आती है? तो आपने एक चीज तो अभी समझ ली होगी कि सर एक तरह से तो ये बेनिफिट है। बिल्कुल भाई, तभी तो लोग कंपनी बनाते हैं, लाखों रुपया खर्च करके कंपनी बनाते हैं, उसकी मेंटेनेंस करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कल को कुछ लॉस हो गया, बिजनेस में किसी तरह से पैसा डूब गया, कम से कम हम लोग सेफ रहेंगे, हमारे अगेंस्ट में कोई एक्शन, कोई लीगल सूट नहीं आएगा। बट हाँ, कंपनी लायबल है। कंपनी के पास जो असेट्स हैं, कंपनी के पास जो बैंक बैलेंस है, कंपनी की जो बैलेंस शीट में असेट्स हैं, वो लायबल होंगी मिस्टर एक्स के पैसे के लिए। क्या बात समझ में आती है? कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है ये? सेपरेट लीगल। हालांकि मैंने आपको बताया इस सेशन में नहीं, अगले सेशन में सेपरेट लीगल एंटिटी के ऊपर एक लैंडमार्क केस बताऊंगा और आपको पता चलेगा कि सच में कंपनी कितनी सेफ होती है अपने मेंबर्स और डायरेक्टर्स के लिए, कितना बड़ा ये कॉर्पोरेट वेल रोल प्ले करता है मेंबर्स और डायरेक्टर्स को बचाने में। आप देखना, आप भी हैरान हो जाओगे ऐसे केस को देखकर। क्या यहां तक बात समझ में आई? आपको हिंदी में लिखाऊं ये बात, इंग्लिश में छोड़ो, हिंदी में लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या बात ये कह रहा है, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? कंपनी एंड उसके मेंबर्स के बीच में एक कॉर्पोरेट वेल, यानी कि कॉर्पोरेट पर्दा, एक कॉर्पोरेट वेल होती है और वो दोनों ही वो दोनों ही अलग अलग एंटिटी माने जाते हैं। कोई भी पर्सन कोई भी पर्सन कंपनी के अगेंस्ट कोई भी पर्सन कंपनी के अगेंस्ट एक्शन लेता है तो वो मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स को लायबल नहीं कह सकता। दो बच्चों, इनकी भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी के लिए उन एक्सेप्शंस को नजरअंदाज करो। अभी के लिए आप उन एक्सेप्शंस को छोड़ो।
ऐसी भी एक्सेप्शंस पढ़वाऊंगा जहां पे इस कॉर्पोरेट वेल को छोड़ दिया जाएगा, बट अभी के लिए आप वो बात छोड़ दो। अभी के लिए आप बस ये मान के चलो कि कोई भी पर्सन कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, कोई भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन करता है, उसके लिए लायबिलिटी सिर्फ कंपनी भरेगी, ना कि उसके मेंबर्स और डायरेक्टर्स। अब मेंबर्स और डायरेक्टर्स के अगेंस्ट में कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते। अब ये नहीं कह सकते कि उनकी लायबिलिटी भी रखो, वो भी लायबल माने जाएंगे, नो। तो फिर से देख लो भाई अभी तक हमने नहीं, ये बी पॉइंट नहीं होगा, अच्छा बी पॉइंट ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ठीक है। तो अभी तक हमने दो बातें सीखी कंपनी के रिलेशन में। क्या बताया? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है क्योंकि हमने उसे जनरेट करा है। कंपनी एक लीगल पर्सन भी है क्योंकि उसे लॉ के द्वारा ही, लॉ की हेल्प से ही क्रिएट करा गया है। कंपनी का सेपरेट लीगल स्टेटस है, उसके अलग राइट्स और ऑब्लिगेशंस हैं, कंपनी का एक सेपरेट नाम। कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब कंपनी और कंपनी के मेंबर्स के बीच में एक पर्दा डाला हुआ है जिसका नाम है कॉर्पोरेट वेल। कोई भी पर्सन कंपनी के अगेंस्ट में एक्शन लेगा अगर कंपनी ने उसका कोई ब्रीच करा है या उसका लॉस हुआ, बट वो मेंबर्स और डायरेक्टर्स को कुछ नहीं कह सकता। मेंबर्स और डायरेक्टर्स तो पर्दे के पीछे बैठे हैं और पर्दा नहीं उठाया जा सकता। ठीक है जी, कंपनी क्या कहता है? पर्दे में रहने दो, पर्दा मत उठाओ। पर्दे में रहने दो, पर्दा मत उठाओ। मेंबर्स डायरेक्टर्स पर्दे में है, इनका पर्दा नहीं उठा सकते आप। ठीक है जी, ये सर हमें समझ आ गया। इसके ऊपर केस लॉ का वेट करना अगले सेशन में। नेक्स्ट पॉइंट, सी, परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन, परपीचुअल मतलब आप सब जानते हो। इंग्लिश मीनिंग बताओ इसका? लॉन्ग लास्टिंग। और सक्सेशन तो आप जानते ही हो, जो भी हमारा सक्सेसर होता है। मतलब कंपनी का लॉन्ग लास्टिंग सक्सेशन है। यानी कि लॉन्ग लास्टिंग का मतलब, हिंदी में लिखो, हर चीज को हिंदी में लिखो, हमेशा चलने वाला, यानी कि हमेशा चलती रहेगी। कंपनी हमेशा चलती रहेगी, समझना भाई। कंपनी, मान लो ये कंपनी है, कोई भी एक कंपनी है, इसको आपने बनाया कैसे है, कैसे क्रिएट हुई है? कंपनी को क्रिएट करने के लिए हमने कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया। तो कंपनी बंद भी कैसे होगी? अगर कंपनी क्रिएट रजिस्ट्रेशन हुई है तो कंपनी क्लोज भी कैसे होगी? क्लोज होगी कंपनी डिसोल्यूशन से। आपने पढ़ाई होंगे अकाउंट्स में, डिसोल्यूशन ऑफ कंपनीज। बनी रजिस्ट्रेशन से, क्लोज भी डिसोल्यूशन से होगी। अच्छा, याद रखना, ऐसा नहीं कि आप और मैं अराउंड द टेबल बैठे और हमने कंपनी को डिसॉल्व कर दिया, नहीं। कंपनी के रजिस्ट्रेशन का भी प्रॉपर एक प्रोसेस है कंपनी एक्ट में, और डिसोल्यूशन का भी प्रॉपर एक प्रोसेस है। जब वो पूरा प्रोसेस आप फॉलो कर लोगे तभी कंपनी डिसोल्यूशन से क्लोज मानी जाएगी, अदरवाइज कंपनी क्लोज नहीं है। मतलब एक बार एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया, एग्जाम में क्वेश्चन समझना। एग्जाम में क्वेश्चन ये आया कि भाई एक कंपनी थी, समझते हैं ना, एक कंपनी थी, कंपनी के अंदर टोटल 7 मेंबर्स यानी कि 7 शेयर होल्डर्स थे। कंपनी के अंदर टोटल 7 मेंबर्स यानी कि 7 शेयर होल्डर्स थे, एंड ऑल 7 मेंबर्स, सारे के सारे मेंबर्स डाइड, ऑल डाइड इन अ प्लेन क्रैश। ऑल डाइड इन अ प्लेन क्रैश, सारे के सारे प्लेन क्रैश में मर गए। केस लॉ आया था, एक कंपनी थी, सारे के सारे 7 के 7 मेंबर्स एक प्लेन क्रैश में मर गए। इज कंपनी, इज कंपनी डिसॉल्व्ड और नॉट? क्या कंपनी डिसॉल्व हो चुकी है या नहीं? या फिर क्वेश्चन इससे ऐसे भी आ सकता है, इज कंपनी इन एग्जिस्टेंस और नॉट? दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, बस लैंग्वेज अलग कर दी। आप मुझे बताओ, क्या कंपनी की एग्जिस्टेंस है या खत्म हो गई?
जल्दी बताओ। एक कंपनी के 7 मेंबर, सातों के सातों मर गए प्लेन क्रैश के अंदर, कोई नहीं बचा कंपनी को चलाने वाला। क्या कंपनी बंद हो गई है? क्या कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं है? क्या आंसर होगा जल्दी बताओ। तो बच्चों क्या बताया आपको, कंपनी अभी भी एग्जिस्टेंस में है, भले ही कंपनी के सारे मेंबर्स मर गए हों, कोई चलाने वाला नहीं बचा, स्टिल कंपनी इज इन एग्जिस्टेंस। यही तो बात कह रहा हूं, कंपनी हैज परपीचुअल सक्सेशन, चलती रहेगी, चलता रहेगा सक्सेशन, कभी बंद नहीं होगी जब तक डिसॉल्व ना करवा दिया जाए। अ कंपनी इज नॉट क्लोज्ड, अ कंपनी इज गोइंग ऑन कंसर्न एंटिटी, अ कंपनी goes on forever until it is wound up / dissolved। कंपनी हमेशा चलती रहेगी, हमेशा चलती रहेगी जब तक कि उसे क्या ना कर दिया जाए, डिसॉल्व ना कर दिया जाए। इट इज नॉट अफेक्टेड, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय डेथ, इंसॉल्वेंसी, चाहे डेथ हो जाए, चाहे इंसॉल्वेंसी हो जाए, चाहे रिटायरमेंट हो जाए, ऑफ इट्स मेंबर्स, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि याद करो, अगर आप लोग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ के आए हो, अगर आपने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा है कंपनीज एक्ट पढ़ने से पहले, तो उसमें मैंने सिखाया था कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है और किसी पार्टनर की इंसॉल्वेंसी हो जाती है, तो पार्टनरशिप फर्म ऑटोमेटिकली डिसॉल्व मान ली जाती है, ऐसा कहता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। यानी कि पार्टनरशिप एक्ट का पार्टनरशिप का परपीचुअल सक्सेशन नहीं होता। क्या बात समझ में आती है? बिल्कुल सर। तो याद रखना, कंपनी का परपीचुअल सक्सेशन होता है, कंपनी गोज ऑन फॉर एवर, कंपनी गोइंग ऑन फॉर एवर एंटिटी होती है, हमेशा चलती रहेगी जब तक इसको वाइंड अप ना कर दिया जाए। हाँ, वाइंड अप कर दोगे तभी बंद होगी, चाहे सारे मेंबर्स मर जाएं तब भी कंपनी बंद नहीं होती। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया था पेपर में, ये तो एक क्वेश्चन हो गया, इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये था, द रजिस्टर्ड ऑफिस एंड ऑल ब्रांच ऑफिसेस। क्या क्वेश्चन था कि कंपनी का जो मेन ऑफिस था और सारे के सारे जो ब्रांच ऑफिस थे आर डिस्ट्रॉयड बाय अर्थक्वेक। कंपनी के सारे ऑफिस, जितने भी ऑफिस थे, सारे के सारे अर्थक्वेक की वजह से डिस्ट्रॉयड हो गए। इज कंपनी इन एग्जिस्टेंस और डिसॉल्व, क्या कंपनी की एग्जिस्टेंस अभी भी है या कंपनी डिसॉल्व हो गई? बताओ, 4 मार्क्स का क्वेश्चन, बताओ जी। सर फिर वही बात, कंपनी का सिर्फ एक ही तरीका है क्लोज होने का, जो कि है वाइंड अप। चाहे कंपनी का ऑफिस डिस्ट्रॉय हो जाए, चाहे कंपनी के मेंबर्स डिस्ट्रॉय हो जाए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी, मैंने आपको फिर बताया, एक इनटेंजिबल इनविजिबल एंटिटी है जो लॉ की एग्जिस्टेंस में है। जब तक लॉ की उस पर नजर है तब तक वो एग्जिस्टेंस में। जिस दिन लॉ की नजरों से आप उसे वाइंड अप कर दोगे, उसी दिन उसका एग्जिस्टेंस खत्म होगा, अदरवाइज उसका एग्जिस्टेंस कभी खत्म नहीं हो सकता। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चंस बताए हैं, आप ये मत मान के चलना कि सर आपने पहली क्लास है तो 2 क्वेश्चंस बता दिए। बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चंस मैं आपको हर कॉन्सेप्ट के ऊपर बताते चलूंगा जो पास्ट एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। ये क्वेश्चंस एक्चुअली लगता ये है कि बेसिक चैप्टर है इसमें से तो क्या आएगा, ऐसा नहीं है। इन्हीं में से 5-5 मार्क्स से 7-7 मार्क्स से प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, और इसके आंसर बच्चे नहीं दे पाते। क्यों? उनको लगता है इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बट इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। परपीचुअल सक्सेशन, फटाफट इसको नोट डाउन कर लेना। अच्छा, जल्दी बता दो, क्या पार्टनरशिप का परपीचुअल सक्सेशन होता है? पार्टनरशिप का परपीचुअल सक्सेशन नहीं होता। आपने ये बात अभी अभी सीख ली, क्योंकि सर आपने ही सिखाया है
कि पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए या फिर क्या हो जाए, इंसॉल्वेंसी। ठीक है, आगे चलो। अच्छा, फोर्थ, हम ABCD कर रहे हैं, 1 2 3 4 कर रहे हैं, ABCD कर रहे हैं। डी, बच्चों कंपनी की सेपरेट प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी होती है। कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद बेच सकती है, यानी कि क्या कहता है आपको पता ही है, कंपनी एज कंपनी हैज सेपरेट एंटिटी, एज कंपनी हैज सेपरेट लीगल एंटिटी, जैसा कि आप सब जानते हो कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इट कैन होल्ड, सेल, परचेज प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। कंपनी की बच्चों अपनी खुद की नाम पर प्रॉपर्टी हो सकती है, खुद के नाम पर कंपनी खरीद सकती है प्रॉपर्टी, खरीद सकती है प्रॉपर्टी। अच्छा, इसी पॉइंट से फिफ्थ पॉइंट आया निकलकर, समझना। मैं कह रहा हूं एक कंपनी के पास मान लो एक ऑफिस है और कंपनी इस ऑफिस की सेल करना चाहती है। तो आप सब जानते हो किसी भी चीज की सेल करनी हो तो उसके लिए सेल डीड बनानी पड़ती है। कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर खरीदी बेचनी है इंडिया के अंदर तो उसकी सेल डीड, सॉरी मैंने क्या लिख दिया, सेल डेट लिख दिया, सेल डीड बनानी पड़ती है, प्रॉपर स्टैम्प पेपर पर सेल डीड बनानी पड़ती है। अब आप भी जानते हो कि भाई उस सेल डीड में सेलर के भी साइन करे जाते हैं और बायर के भी साइन करे जाते हैं। अब कंपनी तो एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, कंपनी तो क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। क्या आर्टिफिशियल पर्सन खुद साइन कर सकता है? नो सर, आर्टिफिशियल पर्सन खुद तो साइन नहीं कर सकता। तो सर कैसे पता लगेगा कि ये सेल डीड में कंपनी का ऑथेंटिकेशन है? कंपनी का ऑथेंटिकेशन इस सेल डीड में कैसे कराएंगे? तो बच्चों लॉ कहता है कि कंपनी से जुड़ा कोई भी डॉक्यूमेंट के ऊपर लगानी पड़ेगी आपको कॉमन सील। क्या लगानी पड़ेगी आपको? कॉमन सील। कॉमन सील होती क्या है? इट इज अ ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ कंपनी। इट इज अ ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ कंपनी। कंपनी के ऑफिशियल सिग्नेचर को कॉमन सील कहा जाता है। क्या बात समझ में आती है? एक बार आपको कॉमन सील दिखा भी देता हूं, आपको लग रहा हो कि सर वो छोटी सी स्टैंप को कॉमन सील कहते होंगे। नहीं भैया नहीं, उस स्टैंप को कॉमन सील नहीं कहते। बिल्कुल आपको दिखाता हूं कॉमन सील कैसी होती है। ठीक है जी, तो पहले जब तक गूगल क्रोम खुल रहा है हमारा, कॉमन सील आप देख लो क्या होती है। कंपनी के किसी भी डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करना चाहते हो तो उस पर कॉमन सील लगानी पड़ेगी, कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर लगाना पड़ेगा। देखो भाई कॉमन सील की फोटो देख लो आप, इतनी बड़ी कॉमन सील होती है। ये स्टैंप होती है, आप इसको मत समझना, दीज आर कॉल्ड स्टैम्प्स। ये होती हैं कॉमन सील, दीज आर कॉमन सील। देख रहे हो आप, इनसे भी बड़ी बड़ी कॉमन सील देखी है मैंने, इनकी इमेजेस खोल लेते ना। देखो भाई ये हैं कॉमन सील्स, देख रहे हो, दीज आर कॉमन सील्स, ये हैं कॉमन सील्स। देखो ये देख रहे हो, दिस इज कॉमन सील का प्रिंट। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये प्रिंट तो 200 रुपए की स्टैम्प से बन जाता है, हम 200 रुपए की स्टैम्प क्यों ना बनवा लें? अरे नहीं बेटो, बच्चों कॉमन सील मेटेलिक होनी चाहिए, कॉमन सील के ऊपर प्रॉपर डेफिनेशन दी हुई है। ऐसा नहीं आप स्टैम्प बनवा लो और वो कॉमन सील कंपनी की मानी जाएगी, नहीं।
प्रॉपर मेटेलिक सील होनी चाहिए, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन दी हुई है कंपनीज एक्ट के ऊपर। आपको वैसी ही कॉमन सील बनानी है जो मैंने आपको बताया। जब आप मार्केट में जाओगे और उनसे कहोगे ना कंपनी की कॉमन सील बनानी है, तो वो अपने आप समझ जाएगा जी ये वाली सील बनेगी। जब आप उनसे कहोगे मुझे पार्टनरशिप एक्ट के साइन बनवाने हैं, तो वो कहेगा ठीक है जी 200 रुपए दे तो फटाफट स्टैम्प बना दूंगा, शाम को ले जाना। ये तो मैं आपको फिर भी बता दूं बच्चों, बहुत छोटी है। जो मेरी कंपनी में कॉमन सील थी वो इतनी बड़ी थी, अगर वो एक बार पैरों में गिर जाए ना तो पैर सूज जाए आपका, इतनी बड़ी कॉमन सील थी बच्चों को। उसको उठा के हम दोनों हाथों से लाते थे, डॉक्यूमेंट रखे और फटाक। उसका प्रिंट भी ऐसा होता है बिल्कुल शार्प, ऐसा लग रहा हो कि बंदे ने लिखा हो, इतना शार्प प्रिंट होता है। ये तो अभी बहुत कॉम्पैक्ट आने लगी, जैसे आप ये देख रहे हो छोटे साइज की, हमारी इतनी बड़ी कॉमन सील थी। क्या बात समझ में आती है? तो है क्या ये? एक ऑफिशियल सिग्नेचर माना जाता है कंपनी का। क्या करते हैं हम इसके, ये किस चीज के लिए होता है? टू ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। भाई कंपनी भी तो साइन करेगी, तो कंपनी की साइन को क्या माना जाता है? कॉमन सील। ऑथेंटिकेट ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। सर कौन कौन से कंपनी के ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं बच्चों? हजारों डॉक्यूमेंट्स कंपनी को साइन करने होते हैं। सोचो, कंपनी कोई सेल डीड बना रही है, साइन करना पड़ेगा। कंपनी मार्केट में शेयर सर्टिफिकेट्स इशू करती है, उसमें भी साइन करने पड़ेंगे। कंपनी कॉन्ट्रैक्ट्स करती है, उसमें साइन करने पड़ेंगे। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब में साइन करना पड़ेगा। क्या सर सिर्फ ये ऑफिशियल सिग्नेचर लगाने से काम हो जाएगा? नहीं बच्चों, इस ऑफिशियल सिग्नेचर के साथ एक पर्सन साइन भी करेगा। अ पर्सन अ पर्सन हु इज ऑथराइज्ड बाय बोर्ड, जिसको भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑथराइज करेंगे, पर्सन हु इज ऑथराइज्ड बाय बोर्ड मस्ट ऑल्सो साइन द डॉक्यूमेंट्स। मोस्टली बच्चों ये कोई ना कोई डायरेक्टर ही होता है, ठीक है जी। यानी कि इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूं, मान लो ये एक डॉक्यूमेंट है, ये एक सेल डीड है मान लो, ठीक है ना। ये रहे कंपनी के कंटेंट्स जो भी कंपनी ने इसमें बनाया है। यहां कंपनी की कॉमन सील लग गई, ये रही कॉमन सील। इस कॉमन सील के ऊपर ही होंगे उस पर्सन के साइन। ये रहे, ऐसे नहीं कि ये कॉमन सील लग गई, आपने यहां साइन कर दिए, आपने यहां साइन कर दिए, नो, गलत। साइन करने का असली तरीका क्या है? कॉमन सील, और उसी कॉमन सील के ऊपर उस पर्सन के, ऑथराइज पर्सन के साइन। क्या बात समझ में आती है? तो आप कॉमन सील की इंपॉर्टेंस समझते होगे बच्चों। कॉमन सील ऐसे ही नहीं किसी के पास भी रख दी जाती है। कॉमन सील प्रॉपरली एक ऑथराइज पर्सन के पास रखी जाती है, प्रॉपर लॉकर के अंदर रखी जाती है। आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपनी मीटिंग में डिसाइड करना पड़ेगा कॉमन सील का पैटर्न क्या होगा। बोर्ड इसे डिसाइड करेगा, और बोर्ड ही ये डिसाइड करेगा कि किस पर्सन की अथॉरिटी के अंदर ये कॉमन सील रहेगी, और किस पर्सन की अथॉरिटी के अंदर इस कॉमन सील पे साइन करे जाएंगे, और कौन पर्सन के पास अथॉरिटी है जो इस कॉमन सील को साइन करेगा, कॉमन सील पर साइन करेगा। नॉर्मली जिस पर्सन की अथॉरिटी में कॉमन सील रखी जाती है, वही पर्सन ऑथराइज होता है उस कॉमन सील के ऊपर साइन करने के लिए। उसी की प्रेजेंस में कॉमन सील पर साइन करे जाएंगे। लॉ ये कहता है। फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। हो गया जी बच्चों, ये मैं सिर्फ आपको हर चीज बताता चल रहा हूँ, जितनी बातें बेसिक्स में हैं। जब ये टॉपिक्स आगे चैप्टर्स में आएंगे, फर्दर आगे हमारे सेशंस में आएंगे, तो इनके बारे में और जितनी भी जुड़ी बातें हैं हम सारी बातों को समझेंगे, ठीक है। अच्छा, कंपनी का सबसे बड़ा बेनिफिट बताने की जरूरत ही नहीं। कंपनी की कितनी लायबिलिटी होती है, कैसी लायबिलिटी होती है? लिमिटेड लायबिलिटी। सबसे बड़ा बेनिफिट तो कंपनी का यही है। क्या होती है कंपनी की? लिमिटेड लायबिलिटी। क्या होती है कंपनी की? लिमिटेड लायबिलिटी। द कंपनी
द कंपनी हैज लिमिटेड लाइबिलिटी, कंपनी हैज लिमिटेड लाइबिलिटी that is the members, या इसको लिखने से पहले ना पहले समझो लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या, समझना। मान लो कोई मिस्टर ए है और ये एक XYZ कंपनी है, ठीक है जी। अब कंपनी से ए ने मान लो शेयर्स खरीदे 1 लाख रुपए के, कंपनी से कितने शेयर्स खरीदे 1 लाख रुपए के, और 1 लाख रुपए के शेयर्स में मिस्टर ए ने पेड कर दिए 80,000 रुपए। कितने पेड कर दिए? 80,000 रुपए। और मान लो कंपनी का आगे चलकर लॉस हो गया, कंपनी ने कहा जी लॉस हो गया, तो भाई कंपनी का लॉस हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी के मालिकों से, मालिक कौन है? शेयर होल्डर्स, मालिकों से पैसा मंगाओ, पैसा चुकाओ। तो कंपनी ने ए को लेटर लिखा, भैया हमें बचा हुआ पैसा दे दो। तो बताना ए कितना बचा हुआ पैसा कंपनी को देने के लिए लायबल है, ये बताओ। सर सिर्फ और सिर्फ अनपेड वैल्यू, जो कंपनी की अनपेड वैल्यू रह गई है, ओनर सिर्फ इतने के लिए लायबल है, यही तो लिमिटेड लायबिलिटी होती है। ओनर्स आर लायबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स। बट बताना जी, कंपनी तो ये कह रही है, कंपनी के डायरेक्टर्स ये कह रहे हैं कि भाई साहब आपके 20,000 से काम नहीं चलेगा, कंपनी का लॉस बहुत ज्यादा है, हर एक ओनर को अपने अनपेड वैल्यू से डबल पैसा देना पड़ेगा, यानी जिसका 20,000 अनपेड है उसको 40,000 देना पड़ेगा। बताना क्या हम 40,000 देने के लिए लायबल हैं? आंसर इज नो। यही तो लिमिटेड लायबिलिटी की खासियत है। The members are limited only to the amount of, only to the extent of, till the extent of unpaid value of shares। अच्छा बताना, अगर ए ने पहले ही पूरा 1 लाख पे कर रखा होता, क्या वो किसी भी चीज के लिए लायबल होता? जीरो। फिर मैं किसी भी चीज के लिए लायबल नहीं होता। यही तो लिमिटेड लायबिलिटी की क्या है? खासियत है। बहुत बढ़िया, फटाफट देखो। तो सर अब सामने वाली पार्टी का तो कुछ पैसा बच जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, जितना हमें ओनर से मंगाना था हमने मंगा के सबको दे दिया, अब उनका जो बाकी पैसा बच गया, इसे ही तो फिर बैड डेब्ट्स बोला जाता है। जो पैसा अनरिकवरेबल है सामने वाली पार्टी से, दीज आर कॉल्ड बैड डेब्ट्स। अच्छा सर, यही अगर लायबिलिटी अनलिमिटेड होती तो क्या होता? बच्चों अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये होता है घर का सामान तक बिक जाएगा, घर का एक एक पुर्जा पुर्जा बेच देंगे आपकी लायबिलिटी चुकाने के लिए। पार्टनरशिप में यही तो होता है। अगर कल को कुछ लॉस हो गया तो पार्टनर्स का A to Z जितना पैसा है उनके पास, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, इवन पहनी हुई आपकी घड़ी, वॉलेट में जो रखा हुआ पैसा, सबका सब कोर्ट आपसे ले लेगा और डेटर्स क्रेडिटर्स के पैसे चुका देगा। बट लिमिटेड लायबिलिटी में ऐसा नहीं होता। लिमिटेड लायबिलिटी लिमिटेड होती है, कुछ एक्सटेंट तक होती है। यही आपको बताया कि जैसे कि कंपनीज में लायबिलिटी वहीं तक लिमिटेड है जहां तक आपकी अनपेड वैल्यू है शेयर्स पर। ठीक है जी, लिमिटेड लायबिलिटी समझ आ गई। अगर कुछ बच्चे लिमिटेड और अनलिमिटेड लायबिलिटी में कंफ्यूज हैं, वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। हाँ, लिमिटेड लायबिलिटी में अभी आपको आगे भी सिखाऊंगा, एक जगह आएगी वहां पे और डिटेल्ड एग्जांपल के साथ लिमिटेड लायबिलिटी सिखाऊंगा। अभी तक कैरेक्टरिस्टिक्स ही चल रहे हैं, आगे आ जाओ। कितने पॉइंट्स हो गए हमारे? 6। कैपेसिटी टू सू, कैपेसिटी टू सू, कैपेसिटी टू सू का क्या मतलब है? सू का मतलब क्या होता है? केस फाइल करना। कंपनी क्या केस फाइल कर सकती है? सर कंपनी को बार बार एक ही बात क्यों बढ़ा रहे हो? कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, सेपरेट स्टेटस है, आर्टिफिशियल पर्सन है,
कंपनी अपने नाम पे केस फाइल कर सकती है। एज, वही बार बार एक ही चीज रिपीट हो रही है, एज कंपनी हैज सेपरेट लीगल एंटिटी इट कैन सू एंड सूड इन इट्स ओन नेम। आप भी केस फाइल कर सकते हो और सामने वाला भी आपके ऊपर केस फाइल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड लिमिटेड, मान लो एक्स वाई जेड लिमिटेड को किसी शेयर होल्डर से शेयर्स का पैसा लेना है, वो पैसा नहीं दे रहा, कंपनी अपने नाम पर क्या कर देगी, सू कर देगी। किसको, ए के अगेंस्ट में। मान लो कोई मिस्टर बी है, बी को इसी कंपनी से कुछ लोन रिकवर करना है, डेट रिकवर करनी है, तो बी भी क्या कर सकता है, केस फाइल कर सकता है, फाइल्ड अ सूट। कंपनी अपने नाम पर, कंपनी के नाम पर केस फाइल करा जा सकता है क्योंकि कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कंपनी अपने नाम पर वो केस ले सकती है। यही बात हमने सेपरेट लीगल एंटिटी में भी सीखी थी कि कंपनी और कंपनी के मेंबर्स अलग होते हैं, जो भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं वो कंपनी के खुद के होते हैं, कंपनी अपने नाम पर राइट्स लेती है, अपने नाम पर लायबिलिटीज लेती है। तो बच्चों यहां हमारा होता है कैरेक्टरिस्टिक्स का काम खत्म। ये हमारे कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं खत्म। आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा, कंपनी एक्ट की एप्लीकेबिलिटी, कंपनीज की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन, कंपनीज की ऑथर्स की डेफिनेशन, फिर कंपनी होती क्या है एक्चुअल में वो, और कैरेक्टरिस्टिक्स। अब धीरे धीरे बच्चों इस कंपनीज एक्ट को आगे मूव करते चलेंगे। हाँ, एक चीज मैंने नहीं लिखवाई, वो लिख लो, कैरेक्टरिस्टिक्स ये दिए हुए हैं सेक्शन 9। ठीक है जी। तो बच्चों अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में हमारे सेपरेट लीगल एंटिटी के केस लॉ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।